वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग को अच्छी तैयारी के लिए मैं एक क्रैश कोर्स शुरू किया हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स में जुट चुके हैं और इसका मात्र फ़ी है जो 150 रुपया रखा गया है। फ्रेंड्स, इसी में आपका सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जा रहा है PDF के रूप में, और साथ में प्रत्येक दिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो आपका ये जो मोबाइल नंबर है वीडियो को पॉज करके देख लें और इस पर आप कॉल कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं डिटेल जानकारी दूंगा, उसके बाद ही आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटी सी वीडियो है, आपका पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसमें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस का जो परीक्षा में इतना कम समय बचा है, तो कम समय में किस तरह से आपको तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। आप लोग देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है तो इस पर सीट तो बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो उतना ज़्यादा भी आपको पढ़ाई भी करनी है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स अभी एक दो क्वेश्चन एक चैप्टर से याद करने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स 800 क्वेश्चन टोटल इस बार छपेगा। ठीक है, कितना? 800 क्वेश्चन 24 तारीख से प्रस्तावित है एग्जाम। फ्रेंड्स, हो सकता है परीक्षा के डेट में भी बढ़ाया जा सकता है अगर सेंटर मैनेज नहीं होगा, लेकिन आप लोग टारगेट रखेंगे 24 सितंबर से। ठीक है, तो बच्चे कुछ 35 दिन है, उसी में आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो देखिए, मैं क्या कह रहा था फ्रेंड्स, आप सभी लोग सुनिएगा कि 800 प्रश्न इस बार छपेंगे। ठीक है, तो 800 प्रश्न छपेंगे, तो आपके किस्मत में कौन सा क्वेश्चन है ये तो नहीं पता है फ्रेंड्स। अगर जो कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, जैन धर्म से लेते हैं, बौद्ध धर्म से लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे 2-4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन पकड़ में आएगा। यानी बौद्ध धर्म है तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, जैन धर्म का सादा याद रखना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को टॉपिक वाइज जीके दे रहा हूँ, तो कम से कम फ्रेंड्स 40 टॉपिक में कवर कराता हूँ, तो 40 क्वेश्चन तो आपको उससे लड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग को पूरा जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। 2-4 क्वेश्चन से आपको नहीं है, हो सकता है आपका शिफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं आए, तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कुछ जीके जीएस है जो ट्रिकली याद होता है, जिसे आप अपने से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देने की जरूरत है, आप भी कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके आप उसको याद कर सकते हैं। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये PDF आपका जो बिहार पुलिस क्रैश कोर्स का पेड ग्रुप है उसमें PDF में दे दूंगा, पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय मैं आप लोग को नहीं लेता हूँ। और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, वो आप इतना नंबर पे कॉल कर ले, ठीक है, या तो इतना फिर व्हाट्सअप करें 9234534887। इस पर सारा डिटेल आप पहले बात कर ले, क्या मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप लोग ज्वाइन करें कोर्स। ठीक है, 150 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इतना में 150 रुपये में एक बुक भी नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, प्रत्येक दिन जो 9 बजे टेस्ट होता है आपका, तो उसमें आपका 60 प्रश्न दिया जा रहा है ना, 50 से 60 प्रश्न। आगे चलकर फुल प्रैक्टिस सेट उसमें दिया जाएगा। और देखिए, क्रैश कोर्स के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका देखिए जीके जीएस का करवाया जाएगा, हिंदी का दिया जाएगा फ्रेंड्स, अंग्रेजी का भी दिया जाएगा प्रश्न, सभी का दिया जाएगा, और साथ में मैथ का भी आपका इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। और क्रैश कोर्स में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो सभी सेपरेट टाइप करके आप लोग को दिया जा रहा है। तो कोर्स को आप लोग ज्वाइन जरूर करें फ्रेंड्स। 150 रुपये के बारे में मत सोचें, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को पछताना पड़ेगा। फिर आगे आपकी मर्जी फ्रेंड्स, ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न है जो इस तरह का इसी टाइप से आपका देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, आज का पहला प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका सुभाष चंद्र बोस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बार? 2 बार। एक बार चुने गए थे कहाँ, पहले हरिपुरा में चुने गए थे फ्रेंड्स, और दूसरी बार कहाँ चुने गए थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरी अधिवेशन। अब आपको खाली त्रिपुरी अधिवेशन से आपको नहीं काम चलेगा, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो कब हुआ था, तो हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें प्रथम बार ये चुने गए थे सुभाष चंद्र, वो 38 में हुआ था। कब हुआ था? 38 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 39 में हुआ था, जो त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। तो इससे क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस जब दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कुछ मनमुटाव के चलते। तो फिर उसके बाद कौन अध्यक्ष चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार इस तरह से रिपीट होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। पहला क्वेश्चन का जो कह रहा है फ्रेंड्स कि दूसरी बार कहाँ चुने गए थे, तो त्रिपुरी में। अब देखिए इसका जो आपका डिटेल दिया हुआ, ये देखिए कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे प्रथम बार। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फ्रेंड्स,
चुने गए थे। पुनः 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने पद से त्याग दे दिया था। ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दूसरी बार जब ये त्रिपुरी में 1939 में चुने गए थे तो गांधी जी से मतभेद के कारण क्या किया, त्याग पत्र दे थे। ठीक है, क्या किए थे, त्याग पत्र दे देते। अब त्याग पत्र दे दिया था। उनके त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जब द्वितीय अधिवेशन दूसरा बार जब चुने गए थे तो ये इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था मतभेद के कारण, तो फिर कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्वेश्चन हो सकता है, पक्का आने वाला है सुभाष से। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स पेड ग्रुप में। अब चलिए फ्रेंड्स, इससे देखिए क्वेश्चन, अब तो यहीं से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मान लीजिए किसी का शिफ्ट में ये पूछ दिया, किसी में पूछा कि महात्मा गांधी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो मात्र कितने, एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। सभी को पता है फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी में बेलग्राम में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, वहीं पर एक बार महात्मा गांधी चुने गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कुछ ट्रिकली मैं बताता हूँ, इससे क्वेश्चन हो सकता है आपका बिहार पुलिस के कोई भी शिफ्ट में, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, हाँ, क्या है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए इसको ट्रिकली मैं बताता हूँ, इसमें कभी नहीं भूलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन से होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आपका एक दुर्गापुर हो गया, एक राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, और एक क्या हो गया फ्रेंड्स, भिलाई और बोकारो। तो इसको इस तरह से ट्रिक से याद रखते हैं। आप भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गा जी, तो अब दुर्गापुर से हम क्या निकालते हैं, दुर्गा निकालते हैं। क्या, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे, हम इतना ही याद रखते हैं फ्रेंड्स कि दुर्गा जी है जो आपका ब्रिटेन से आए थे। अब देखिए एक माइंड में सेट हो गया कि दुर्गा जी कहाँ से आए थे, तो सर बताया था, कहाँ पे बताया था, तो ब्रिटेन से आया था। तो आज के बाद सभी स्टूडेंट याद रखिएगा दुर्गा जी कहाँ से आए थे, तो ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, आपका मन में मेरे ख्याल से सेट हो गया होगा। तो दुर्गापुर किसके मदद से बनाया गया था, तो ब्रिटेन से। अब देखिए राउरकेला है, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से। और राउरकेला से क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, केला को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए है ना राउरकेला, इससे केला को निकाल लेता है। तो दुर्गा जी आए थे कहाँ से, ब्रिटेन से, और केला आया था कहाँ से फ्रेंड्स, तो ये जर्मनी से आया था। ठीक है, राउरकेला यानी केला, सिर्फ केला हम याद रखते हैं। तो राउरकेला स्टील प्लांट है जो उड़ीसा में पड़ता है, किसके मदद से बनाया गया था, जर्मनी से। दो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, सब याद रखेंगे। और राउरकेला ने केला, केला यानी राउर मने क्या होता है, भोजपुरिया भाषा में कहता है आपना होता है, राउर मने आपका, यानी आपका केला कहाँ से आया था, तो जर्मनी से आया था। दो का क्लियर हो गया। तो जब दुर्गा जी आए ब्रिटेन से और केला मंगा लिया जर्मनी से, तो क्या है, बोकारो और भिलाई क्या गया, रूस गया। ठीक है, यानी कि नाराज हो गया। इसका मतलब फ्रेंड्स, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन से बना था, राउरकेला केला कहाँ से आया था आपका, तो जर्मनी से आया था। जब ये दोनों वहाँ से मंगा लिया तो बोकारो और भिलाई क्या हुआ, रूस गया, यानी कि रूस के सहयोग से। तो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद रखिएगा। दुर्गापुर किसके मदद से बना था, ब्रिटेन से। राउरकेला का केला कहाँ था, जर्मनी के सहयोग से। तो बच गया कोई बोकारो और भिलाई, तो जो ये दोनों यहाँ से मंगा लिया था फ्रेंड्स, तो बोकारो भिलाई रूस गया, यानी बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ रूस के मदद से बनाया गया था। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बैठा ले। तो मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं बताया उस तरह से। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे आपको फायदा होने वाला है। पीडीएफ में दे दूंगा आपका पेड ग्रुप में, तो इसको आप रिपीट करते रहिएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप भी अप्लाई करिएगा ट्रिक को। अब तक है खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, खेल, इससे एक प्रश्न आने वाला है, कोई भी शिफ्ट में एक दो प्रश्न आए पूछा जाए कि प्रत्येक कौन सा खेल के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसको भी ट्रिक से याद रखते हैं फ्रेंड्स, दो चार इसमें ट्रिक बना लीजिए, बाकी फिर याद हो जाएगा। खो खो, ठीक है फ्रेंड्स, तो खो खो यानी खो खो खेलते समय क्या, खो खो नो, खो खो नो। देखिए शब्द बन रहा है ना, खो खो नो होता है ना, नौ को क्या कहते हैं, 9 कहते हैं। अब देखिए हमेशा याद रखेगा, खो खो में कितना खिलाड़ी, तो खो खो क्या बताएं, खो खो नो, यानी इस तरह से नो 9 इस तरह से। तो खो खो में कितना होगा आपका, 9 खिलाड़ी होगा। इसका मैं ट्रिक क्या बनाया फ्रेंड्स कि बेस बॉल खेलते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, बेस बॉल खेलते हुए खो खो नो, यानी बेस बॉल खेलते समय खोखना नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेस बॉल में 9 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी, ये दो तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया। खो खो नो, नो मतलब समझ रहे हैं नहीं, यानी 9 इस का हम ये मान रहे हैं, नो इसको बोलते हैं ना 9। तो खो खो नो, बेस बॉल खेलते समय खो खो नो, यानी बेस बॉल और खो खो में कितना खिलाड़ी है, 9 खिलाड़ी है। अब अगला ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ये वाला पोलो, पोलो को हम क्या कहते हैं, पॉल कहते हैं। पॉल जो आपका बिजली वाला पॉल होता है। तो आज से याद रखिए सभी को कितना पॉल गड़ना है, तो 4 पॉल गड़ना है। सब याद रखेंगे, सर ने बताया टोटल 4 पॉल गिरना है, यानी पोलो में 4 खिलाड़ी होगा। कितना, 4 खिलाड़ी किस में होगा, तो आपका पोलो में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल में यहाँ गलती टाइप हो गया फ्रेंड्स, इसको मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। ठीक है, यहाँ 9 नहीं होगा। ठीक है,
तो पोलो में आपका कितना पॉल करना है, 4 पॉल करना है, तो 4 गो हो गया पोलो में, और बाकी बेसबॉल हो गया। बास्केटबॉल, तो बास्केट में क्या होता है फ्रेंड्स, टोकरी होता है, तो आपको टोकरी कितना खरीदना है, तो 5 टोकरी खरीदना है। यानी बास्केटबॉल में टोटल कितना खिलाड़ी होता है, तो 5 होता है। देखिए मैं ट्रिक्स याद रखा था फ्रेंड्स, तभी हमको पता चल गया। यहाँ पर देखिए गलती टाइप हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बॉल कितना करना है, 4 गो करना है। बास्केट आपको कितना खरीदना है, तो 7, यानी टोकरी कितना खरीदना है, तो 5 टोकरी खरीदना है। तो बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है एक पक्ष में, 5 गो होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यानी बॉल 4 करना है, बास्केट टोकरी कितना खरीदना है, 5, यानी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अब वाटर पोलो में कितना होता है, तो देखिए वाटर का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स। पीएच मान मतलब समझ रहा है ना, पीएच मान यानी कि जो वाटर का पीएच मान 7 होता है ना, तो ये भी जीके है क्योंकि पानी उदासीन होता है, ठीक है। तो 7 होता है, तो वाटर पोलो जैसे तो खिलाड़ी संख्या कितना होगा, 7 होगा। तो दो यहाँ 2 जीके बन रहा है। एक तो वाटर का यानी पानी का पीएच मान 7 होता है, इसमें खिलाड़ी भी कितना वाटर पोलो में रहेगा, तो आपका 7 रहेगा। तो दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ था, जान ले फ्रेंड्स। तो पीएच स्केल में देखिए टोटल कितने डिजिट होते हैं, 1 से लेकर के टोटल फ्रेंड्स 14 तक डिजिट होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 14 तक होते हैं, 7 ही होता है। तो 7 से नीचे होता है जो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होता है जो क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा कितना, सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया था। ये भी जीके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो गया बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, पोलो में यानी पॉल कितना करना है, 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में यहाँ पर कितना था फ्रेंड्स, 5 खिलाड़ी। एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ, इसको सुधार के भेजेंगे। तो 5 खिलाड़ी हो गया। वाटर पोलो में कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका 7 खिलाड़ी। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना ऑप्शन से छाट लीजिएगा फ्रेंड्स, बाकी सभी देख लीजिए। आपका वॉलीबॉल में कितना होता है, 6 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में कितना होता है, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। नेट बॉल में कितना होता है, तो 7 खिलाड़ी होता है। जिम्नास्टिक में याद रखिए इंपॉर्टेंट है, 8 खिलाड़ी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और टेबल टेनिस में ये जो भी टेनिस वाला रहा, टेनिस रहे, टेबल टेनिस रहे, लॉन टेनिस रहे, सब में क्या होता है, 1 से 2 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में सभी को पता है 11 खिलाड़ी होता है। एक रग्बी फुटबॉल है फ्रेंड्स, उसमें कितना होता है, 15 खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इतना सारा कुछ याद रखिएगा सभी का, तभी आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स किसी का शिफ्ट में पूछ दे कि खो खो में कितना खिलाड़ी है, किसी के शिफ्ट में पूछ दे कि बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी है, तो 5 होता है फ्रेंड्स। तो ट्रिक से मैं बताया, आप लोग ट्रिक अप्लाई कर लिए होंगे। बेसबॉल खेलते समय खो खो 9, यानी बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी, बॉल कितना करना है, 4 खिलाड़ी। आपका बास्केटबॉल में टोकरी कितना खरीदना है, 5 टोकरी खरीदना है, 5 खिलाड़ी। वाटर का पीएच मान 7 होता है, तो वाटर पोलो में कितना, 7 खिलाड़ी, ठीक फ्रेंड्स। जब इतना याद रहेगा तब बाकी ऑप्शन से छाट नहीं लीजिएगा, छटा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर है देश और उनके राष्ट्रीय खेल। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपका याद कर लिए तो काम चलेगा, अब देश और उनका राष्ट्रीय खेल भी आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें दे दिया फ्रेंड्स, तो ये सब भी याद करिए। इस तरह से भी आपको एग्जाम तक बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा पेड ग्रुप में। अब देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स, देश और उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में सूची है, तो याद रखिए ये सब याद कर लिया। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का कौन सा है, तो कनाडा में देखिए क्या बर्फ पड़ता है, उधर ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ आइस पड़ता है, तो आइस हॉकी हो जाएगा। अब देखिए इसको याद रखते हैं, बेसबॉल, तो बेस किसका मजबूत है, हम इस तरह से याद रखते हैं, अमेरिका का है, जो क्या है फ्रेंड्स, बेस मजबूत है, इसलिए वहाँ का अमेरिका राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, ठीक है, मजबूत है। इस तरह से कुछ भी ट्रिक बैठा लिए, तो ये सब पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अमेरिका का बेसबॉल हो गया। उसके साथ में देखिए फ्रेंड्स क्यूबा और वेनेजुएला, यानी अमेरिका का बेस तो मजबूत है, साथ में क्यूबा और वेनेजुएला भी चाह रहा है कि मेरा बेस भी मजबूत हो जाए, यानी क्यूबा और वेनेजुएला का भी है जो राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, बेसबॉल है। जापान, जैसे जूडो, जापान का जूडो हो गया, जूडो कराटा हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से स्कॉटलैंड का, जिसमें रग्बी फुटबॉल, जिसमें कितना खिलाड़ी होता है, 15 खिलाड़ी होते हैं, तो स्कॉटलैंड के क्या होगा, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। तो इस तरह से सभी याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल अभी तो इसमें कर दिया फ्रेंड्स, ये दोबारा हो गया। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, आइस हो गया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, एंटीगुआ और बारमूदा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका क्रिकेट है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स, तो बुल फाइटिंग है, साड़ की लड़ाई कहीं पर लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश में कबड्डी होता है, यानी कि याद रखिए आप लोग कबड्डी खेलना है तो किससे खेलना है, मान ली भारत और किसी देश के बारे में, तो सभी लोग याद रखिए आज से कि कबड्डी खेलना है तो किससे, बांग्लादेश से खेलना है, और क्रिकेट खेलना है तो किससे, पाकिस्तान से खेलना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन कबड्डी के बारे में, क्रिकेट में क्या टक्कर होता है ना भारत पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश से कबड्डी, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। बाकी तो फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान के तो आप लोग को पता है हॉकी होगा, लेकिन आज के बाद सभी याद रखेंगे कि कबड्डी किससे, कौन सा देश से खेलिएगा, तो कबड्डी खेलेंगे बांग्लादेश से। तो इस तरह से कुछ भी ट्रिकली बना के रखिए ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स, तो बैडमिंटन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी है, ठीक है, भूटान। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है। अब देखिए याद रखिए फ्रेंड्स श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, देखिए नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, और श्रीलंका का भी है जो राष्ट्रीय खेल है जो वॉलीबॉल, इंपॉर्टेंट याद रखेगा। भारत
पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। ईरान का क्या है फ्रेंड्स, अब देख कुश्ती लड़ना है तो कहाँ चल जाएंगे, इस तरह से बैठा ले। जब कुश्ती लड़ना है तो हमको कहाँ चल जाना, ईरान चल जाना, यानी कि ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। कबड्डी खेलना है किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ चल जाना। बेस किसका मजबूत है, बेस मजबूत अमेरिका का बेस है, तो वहाँ का बेसबॉल हो गया। अब अमेरिका के साथ साथ दो देश और अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि बेस मजबूत करना चाह रहा है जो, तो कौन कौन था वो, क्यूबा और वेनेजुएला का था। देखिए कुछ कुछ तो याद हो रहा है ना, सभी लोग याद रखिएगा। अमेरिका का बेस मजबूत है, वहाँ का बेसबॉल हो गया। उसके साथ में क्यूबा और वेनेजुएला भी चाह रहा है, जैसे जापान जूडो, यानी जापान का जूडो हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सभी लोग याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन, हाँ चलिए आगे देखिए। अब इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो मैं टॉपिक वाइज और जितना हो सकेगा आपको एग्जाम तक फ्रेंड्स मैं स्टडी पर डिटेल दूंगा। 150 रुपया जो आप दिए हैं फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है, देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखिए फ्रेंड्स, इससे संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कह रहा है इसके 5 अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी, तो बिल्कुल सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए पहले ही पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स कि इसके लिए टेस्ट में भी दिया हूँ कि जो अस्थायी सदस्य उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। तो यही कुछ गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्र से अपील करता है, ये भी करता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था द्वितीय विश्व के बाद में हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, 24 अक्टूबर कितना हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है कि अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, इसका मेन उद्देश्य वही है। 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको हूबहू नहीं मिलेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कैसा पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। ऐसे पूछा जा सकता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, इस तरह से। तो इसको देखिए इस तरह से कौन सा कथन सही है, तो आपको पूरा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो पता चलेगा। हो सकता है अस्थायी सदस्य के बारे में पूछ देगा, इसमें से कौन सा अस्थायी सदस्य है या नहीं है, तो 5 अस्थायी सदस्य का नाम याद रखिएगा तभी तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि फ्रेंड्स 800 प्रश्न छपने वाले हैं, तो समझ रहे हैं ना, बहुत सारा जो चैप्टर जितना है सभी कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें, इसलिए आप लोग को मैं टॉपिक वाइज भी दे रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक टेस्ट में डाले थे तो बहुत सा कंफ्यूज हो गए थे। एक संयुक्त राष्ट्र संघ है फ्रेंड्स, एक राष्ट्र संघ है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका स्थायी सदस्य कौन कौन है, सभी लोग याद रखें, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया रूस, चौथा हो गया ब्रिटेन और पांचवा है जो संयुक्त अमेरिका। यही है जो 5 अस्थायी सदस्य है, इसी के पास वीटो पावर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्लियर हो गया। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्र संघ के बारे में पूछे थे, सभी मार दिए थे 24 अक्टूबर वाला। तो राष्ट्र संघ की स्थापना तो जब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखें 1914 से लेकर के 18 तक चला था। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो सेरोजोवा हत्याकांड था। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 18 तक चला था, तो इसमें क्या बहुत विनाश हुआ था फ्रेंड्स। तो इसी समय इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो इसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो गया, एग्जाम में पूछ दे तो जल्दी जल्दी में गलत करके नहीं आइएगा, देखिएगा राष्ट्र संघ का रहा या संयुक्त राष्ट्र संघ का रहा, तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए एक ट्रिक से क्वेश्चन है, हमेशा जिंदगी में एक क्वेश्चन आंख मूंद करके मारिएगा आप लोग। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था, कोई 6 अगस्त मारते हैं, कोई 9 अगस्त मारते हैं, कोई 15 अगस्त मारते हैं। तो इसमें तो देखिए कंफ्यूजन होने के बात ही नहीं, न से नागासाकी, न से 9 बन रहा है कि नहीं, अब पकड़ लीजिए। नागासाकी कहेगा आंख मूंद करके 9 अगस्त 1945 को मारिएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब ये हो गया नागासाकी तब बच गया कितना, 6 अगस्त वाला, तो 6 अगस्त को क्या हो जाएगा, हिरोशिमा, क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त इसी में कंफ्यूजन होता है। तो कैसा ट्रिक है, न से नागासाकी, न से 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को क्या हो जाएगा, नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। अब देखिए कौन सा बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था। तो पूरा देख पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। परमाणु बम, तो परमाणु बम के बारे में आप देख ले, परमाणु में नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सभी कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जो सूर्य पे फंक्शन होता है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन होता है, और जो नाभिकीय संलयन होता है वो कैसा होता है, तो अनियंत्रित प्रक्रिया होता है, जबकि परमाणु विखंडन होता है जो नियंत्रित प्रक्रिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम है जो आपका नाभिकीय संलयन के अनियंत्रित प्रक्रिया पर काम करता है। ठीक है,
जबकि परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, नियंत्रित होता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए सबका कॉन्सेप्ट इसी तरह से याद रखिएगा। तो अमेरिका ने जापान पर नागासाकी 9 से 9 क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो आपका याद रहेगा। अब इसमें कभी नहीं आपका कन्फ्यूजन होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या देखिए अभी बताए थे हम फ्रेंड्स कि बास्केटबॉल में प्रत्येक वर्ष में कितने खिलाड़ी थे, याद आ गया। बास्केट कितना खरीदना था, 5। देखिए तो आंख मान के मरा रहे हैं कि नहीं, 5 खिलाड़ी हो गया। 4 किस में था, पॉल गणना था, यानी कि पोलो में 4 खिलाड़ी था। वाटर पोलो में कितना था, 7, क्योंकि वाटर का पीएच मीन कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए 9 खिलाड़ी किस में था, बेसबॉल खेलते समय खो खो 9, यानी खो खो में और बेसबॉल में कितना था, 9 खिलाड़ी था। तो देखिए इस तरह से पकड़ाता है कि नहीं। अगर जो 4 भी ट्रिक से आप याद रखिएगा तो ऑप्शन से आप सही करके आएगा। क्लियर हुआ। बास्केट कितना खरीदना है, तो 5 को टोकरी खरीदना, यानी कि बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 होता है, पोलो में 4 होता है, और 9 खिलाड़ी किस किस में होता है, तो खो खो में और बेसबॉल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ने का तरीका है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि ये तो अब देख लिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, ये तो अभी हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, अस्थायी सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपका ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जी हाँ, देखिए टॉपिक क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे एक क्वेश्चन हर हाल में 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स तरीका याद रखने का। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पहले समझ लें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि मान लिया वो परिवर्तन हो जाता है तो कोई वस्तु है जो परिवर्तन होने के बाद पहले की अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि दूध को, तो दूध से जब दही बन जाएगा फ्रेंड्स, तो दही से दूध बन सकता है। इसी तरह से पकड़िएगा, दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन है। मान लिया कि कच्चा आम है और पूरा पक गया, तो पक गया तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन है, फलों का पकना। ये सब हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि फल पक जाएगा तो उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं। चावल जो बनाते हैं, भात बनाते हैं, चावल से भात बन जाएगा तो भात से चावल बनेगा, नहीं होगा। कोयला को जला दिया तो राख हो जाएगा, राख से पुनः कोयला बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन जैसे फ्रेंड्स कि जो मतलब परिवर्तन हुआ लेकिन फिर वो अवस्था में आ जाएगा। मान लिया जाए कि बर्फ है, बर्फ को पिघलाइए तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और पानी को फिर जमाइएगा तो क्या, बर्फ बन जाएगा, यानी कि आपका वो हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो कह रहा है इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो फलों का पकना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये तो नहीं होगा। फलों का पकना ये रासायनिक पर उदाहरण है। मोमबत्ती का पिघलना ये है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। देखिए मोमबत्ती को पिघला दीजिए, फिर से उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूध से दही बना है, रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इससे अब क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। आप देख लिया, कुछ भी करे तो देखिएगा, जैसे कि लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब लोहा में जंग लग जाता है तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, पूरा खोखला हो जाता है। तो क्या फिर पूर्ण पहले जैसा लोहा बनेगा, नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से सभी लोग याद रखिएगा। कुछ यहाँ पर उदाहरण है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख ले, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे भोजन का पचना। अब भोजन को पेट में पच जाता है फ्रेंड्स, पचना समझ रहे हैं ना। एक तो भोजन का पकना भी हो रासायनिक परिवर्तन। भोजन जो हम खाते हैं तो पच जाता है, तो क्या पचा हुआ भोजन फिर से वो बनेगा, वैसा नहीं बनेगा, तो रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जला दिए तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, जंग लगना, लोहे में जो जंग लगना है वो भी है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। चावल का पकाना, ठीक है, क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकाना सब रासायनिक परिवर्तन। तो इसी तरह से आप लोग छाट लीजिएगा। अब भौतिक परिवर्तन में जैसे देखिए आपको कह रहा है फ्रेंड्स, पानी का जमना, पानी का जमा दीजिए फिर उसको पिघलाइए, पानी बन जाएगा पहले वाला स्थिति में, तो भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह से आप नहीं छूटेगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबालना, उबालिए वाष्प बनेगा, उसको फिर वाष्प से पानी बन जाएगा। कांच का टूटना, कांच टूट जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कांच टूटेगा तो फिर से वो क्या है, उसको अति हो सकता है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसी तरह से मैं बताया था नवीकरणीय अनवीकरणीय, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप एग्जाम में बढ़िया से कर सकते हैं। तो कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। और आपका कितना 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, 6 नंबर देखें। इसे देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल टाइप के पूछेगा। कहता है भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। एक कोई भी शिफ्ट में पूछे बिहार पुलिस में, लाइक लिख के कहते हैं 100% ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया, तो 6 से 14 साल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर समझे फ्रेंड्स इसके बारे में, ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ लिए तो आपका इसी से काम चल जाएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में ये पूछे, दूसरा शिफ्ट में दूसरा कुछ पूछ दे।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो नोट में लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका है जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो देखिए कितना अनुच्छेद 21 में, ठीक है, 21 के क में देता है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और देखिए तथा 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। ये भी याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के क में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिक का मौलिक अधिकार बना गया। देखिए जो 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो किसका है? वो बच्चे का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, सभी याद रखिएगा। तो कब बना फ्रेंड्स? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये देखिए 2009 में ये पारित हुआ था एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम कब हुआ था फ्रेंड्स? 2009 में बना था। आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बना था कब? 2009 में। इस सभी लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, किसी शिफ्ट में पूछ दे कि जो आपका आरटी है यानी शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 वाला एक कब से पूरे भारत में लागू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में आपका ये लागू अधिनियम हो गया था 1 अप्रैल 2010 से, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2000 इतना के द्वारा ये अनुच्छेद कितना 21 के में ये रखा गया है फ्रेंड्स। और ये निःशुल्क शिक्षा का है जो अनिवार्य शिक्षा है, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है? तो मौलिक अधिकार कहाँ के देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान का स्रोत बना था अमेरिका से लिया गया था। ये सभी याद रखना पड़ेगा मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो कोई 11 बोल देते हैं, कोई बोलते हैं 6 बोलते हैं। तो देखिए जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, तो देखिए इसको ट्रिक से याद रखिए। मौलिक कर्तव्य आदमी को ज़्यादा करना चाहिए, तो जो ज़्यादा संख्या में फ्रेंड्स वो कर्तव्य हो गया, तो बच गया क्या? अधिकार तो मौलिक अधिकार 6 है। तो इस तरह से कुछ करें, क्वेश्चन पूछ जाता है कि मौलिक अधिकार कितना है, तो 11 है, 6 में कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, तो जो आपका है फ्रेंड्स ये आपका मौलिक अधिकार है 6 है। कर्तव्य आदमी को ज़्यादा करना चाहिए ना, तो कर्तव्य जो ज़्यादा संख्या वाला वो किसको कर्तव्य मानेंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया। आपका इसका भी ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए अमेरिका जो हमेशा किसी अधिकतर पर अधिकार जताता है, अधिकार जताते रहता है ना। तो देखिए अधिकार हो गया जो कहाँ का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो बच गया मौलिक कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य को कौन समझता है? रसिया समझता है, यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रिक्टली याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार है जो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है फ्रेंड्स, कहीं ऑप्शन में मेयर दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो महापौर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अंग्रेजी में मेयर कहते हैं। तो मेयर का हिंदी होता है महापौर होता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। कहीं पे यहाँ पर मेयर दे देगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिहारी पंचायती राज से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सभी याद रखिए, नगर निगम का अध्यक्ष मेयर और महापौर दोनों एक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, देखिए 42वां संविधान संशोधन से आपको 100% कोई भी शिफ्ट में रहे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इसका आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। संविधान संशोधन का मैं दिया हूँ फ्रेंड्स, आज ही PDF दिया हूँ, उसका सभी आप लोग याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन और 44वां, इससे प्रश्न 100% लिख के कहता हूँ आने वाला है। कह रहा है फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित से विशेषताएं जोड़ी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। उस समय 3 ही शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा था सबको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर ये होगा ना, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, बाकी ये सब नहीं जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो देखिए किसी के शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, किसी के शिफ्ट में बोलेगा कि भारतीय संविधान में जो आपका धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में ना, तो 76 में जोड़ा गया था। तो सभी याद रखना पड़ेगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। अब देखिए कौन कौन तीनों शब्द जोड़ा गया था, इसको याद रखना है। प्रस्तावना को 1976 में
कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यही तीनों शब्द आपको जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन जोड़ा गया था, तो देखिए तो समाजवादी, अखंडता इसमें तो नहीं है, तो आपका धर्मनिरपेक्ष, तो ये आंसर हुआ था। इसी तरह से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। कब जोड़ा गया था, तो इसमें भी आपको याद रखना है, ठीक है। 46वां 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन क्या था, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेगा। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है, तो धर्म के आधार पर जो सामाजिक विभाजन होता है, जो द्वेष पैदा करता है, धर्म के जो बांटता है, उसको क्या कहता है, सांप्रदायिकता कहता है। सांप्रदायिक दंगा कैसे होता है, उसी होता है धर्म जाति के आधार पर लड़ाई करवाना है सब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इस टाइप का आपका मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए स्थापना से भी पूछेगा, एफसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए सभी 1965 में हुआ था। आपको इससे एक बैंक की स्थापना से फ्रेंड्स हो गया, इंपीरियल बैंक हो गया, स्टेट बैंक का हो, तो सभी का कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ना है। तो स्थापना से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना का 1965 में, तो याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चलिए 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से, इसको माइक्रोफोन का कार्य क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ने का तरीका नहीं याद रखते, आप अमल करिए थोड़ा। माइक्रोफोन कहता है, माइक्रोफोन देखिए हमारा मोबाइल में भी लगा हुआ है, शादी ब्याह होता है वहाँ पर गीत गाते हैं, वहाँ पर भी माइक्रोफोन होता है, सब लड़की लोग गाती है। तो माइक्रोफोन का फंक्शन आप लोग सोचना चाहिए ना, जब यूज़ कर रहे हैं तो उस पर अमल करिए कि इसका फंक्शन क्या है। अब बल्ब जल रहा है, बल्ब डेली देख रहे हैं, लेकिन आपके बात ध्यान नहीं देते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। पंखा चल रहा है सर के ऊपर, लेकिन उसका फंक्शन नहीं जानते हैं। जनरेटर चल रहा है तो उस पर नहीं सोचते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, सब जगह आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। तो माइक्रोफोन आपका मोबाइल में, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये माइक्रोफोन का हो गया। इससे एक प्रश्न 100% आने वाला है। तो जो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, एक होता है लाउड स्पीकर, जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करता है। माइक्रोफोन से करता है क्या कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और जो लाउड स्पीकर होता है, साउंड बॉक्स होता है, जो चोंगा होता है, वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। इसको अपोजिट करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जब, तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसी तरह से फंक्शन में कहे तो डायनमो का क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। फिर या तो विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा उसका अपोजिट कर देता है। ये भी 100% आ सकता है। बल्ब का क्या क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, तो बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा क्या करता है, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सब है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये आपका जो किसका फंक्शन क्या है, इससे एक प्रश्न आने वाला है। इसका मैं सारा क्वेश्चन दे दूंगा लास्ट तक, लेकिन आपको जहाँ से मौका मिले इस तरह से आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी पकड़ाएगा। हो सकता है कोई शिफ्ट में माइक्रोफोन के पूछ दे, किसी में आपका डायनमो का पूछ दे, किसी में विद्युत बल के पूछ दे, किसी में डीजल इंजन का फंक्शन पूछ दे। तो सबका कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना कौन सा क्वेश्चन आपका किस्मत में है क्या पता है। तो इस तरह से बात को समझिए फ्रेंड्स। स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि क्या सर आप बता रहे हैं सब इसी से लड़ जाएगा। देखिए मैं इसका गारंटी नहीं, मैं टॉपिक दे रहा हूँ, टॉपिक और जिस तरह से पढ़ने बोल रहा हूँ उस तरह से पढ़िए, तभी जा करके कुछ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किससे संबंधित है, तो आपका जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग से, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। तो इसका देख रेख कौन करेगा, तो इसका देख रेख करता है NHAI करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। 2 में से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये आपका मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। इसका देखभाल कौन करेगा, तो NHAI करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नोट्स में आपका लिखा हुआ है, NHAI का मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों और भारत सरकार के अधीन आने वाले किसी भी अन्य राजमार्ग का विकास का रख रखाव प्रबंधन करता है। तो क्वेश्चन याद रखिए, PDF दे दूंगा फ्रेंड्स, रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपका सुंदरलाल बहुगुणा वाला, उससे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो जीके तो अथाह समंदर है फ्रेंड्स, आपको सब तरह से पढ़ना होगा और समय कम बचा हुआ। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगा फ्रेंड्स, आप लोग 150 रुपया दिए हैं तो उसका मैं कर्ज उसका अदा करूँ मैं, थी ठीक है फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या लक्ष्य है, तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था, हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो है जो प्राथमिक शिक्षा का है जो फ्रेंड्स, बुनियादी जो होता है ब्लैक बोर्ड जो सामान है ना उसका अति करवाना था। ये प्राथमिक शिक्षा इसमें जरूर रहेगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो प्राथमिक शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना, इसका जो है मुख्य रूप से उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, ब्लैक बोर्ड के बारे में। अब देखिए कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यही था, क्या था
कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य था। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री की मूल सुविधाएं को उपलब्ध कराना यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एनपीई, ठीक है, इसको क्या होता है शॉर्ट में एनपीई, कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1986 के तहत 87-88 में शुरू की गई थी। ये डेट भी याद रखना है, 87-88 में शुरू किया गया था। एनपीए एक्ट के तहत 1986 के तहत 87-88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था। एक शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्ध करना, सटीक देखिए यही होता है, ठीक है, मानव और भौतिक संसाधन को उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मुख्य कार्य था फ्रेंड्स, ठीक है। अब कब हुआ था? तो आपका 86 के तहत 87-88 में हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए, इसको कहीं से घुमा के पूछ सकता है, हो सकता है ईस्वी पूछ दे, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तब ना, इसलिए आप लोग डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 13 नंबर सवाल आपका है कि सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन 100% लिख के कर देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कोई भी शिफ्ट में पूछने वाला है। तो इसका क्या है? सर्व शिक्षा अभियान SSA होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग भी टीचर हैं तो ऐसे हम लोग का जो पेमेंट आता है सर्व शिक्षा अभियान SSA के मध्य से ही आता है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा का अभियान का मुख्य उद्देश्य है जो आपका 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, SSA का। अब देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर यहाँ पर सर्व शिक्षा के यहाँ पर SS लिख देगा तो कन्फ्यूज नहीं करेगा। सर्व शिक्षा अभियान वही होता है, तो इसके 6 से 14 वर्ष के, इसके बारे में भी मैं बताया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर में देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाला है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? तो आप खाली संघात्मक व्यवस्था याद रखिएगा तो आपका काम नहीं होगा फ्रेंड्स। 8 शिफ्ट है, 8 में 8 का तरह से पूछा जा सकता है या रिपीट भी हो सकता है। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा का संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन से क्या संसदीय प्रणाली लिया गया था। रूस से क्या लिया है बताया था, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो आपका संविधान संशोधन लिया गया है। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट सब याद रखेगा तभी क्वेश्चन पकड़ पाइएगा। तो ये मैं खास करके वीडियो देखिए, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को टाइम वेस्ट होता है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ टिकली रहेगा तो इंपॉर्टेंट जीके जीएस का मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप लोग जरूर पढ़िए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ नीचे पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर सब दिया हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए पूछता है फ्रेंड्स, सभी लोग जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनको पता होगा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इसी अधिनियम का है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1935 का देते एक क्वेश्चन ये पूछता है तो ये याद रखिएगा। अगर पूछे कौन सा अधिनियम क्या, तो 1935 का अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस अधिनियम के अधिकार धाराओं को सीधे तौर पर ही उठाकर संविधान में सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम है जो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रभाव डाला था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबको दे दिए फ्रेंड्स, ये सब याद कर लिएगा शॉर्ट में यहाँ पर कि संयुक्त अमेरिका से क्या क्या लिया। तब देखिए अभी हम ट्रिक से बताए थे, अधिकार जताता है तो मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन यहाँ से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है, निर्वाचन राष्ट्रपति उस पर महाभियोग ये पूछता है कि महाभियोग जो लगता है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आप देखिए यहाँ जो भारत में आपका न्यायालय है, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय जो अमेरिका संविधान से न्यायाधीशों को हटाने की विधि वही महाभियोग वहीं से, तो सभी वहीं से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका से लिया गया। तो इसको सब आप लोग देखिए। ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, संसदात्मक मतलब संघात्मक नहीं समझिएगा, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ले गया। एकल नागरिकता है एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ले गया। तो आपको सब रटना पड़ेगा, सब रटिएगा तभी क्वेश्चन पकड़ाएगा। आपका शिफ्ट में कौन आएगा कौन जानता है। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो सब यहाँ पर दिया हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति व्यक्तियों के जो 12 को मननन करता है, 12 को चुनता है ना, उसका भी आपका लिया गया है जो आयरलैंड से। नीति ये पूछता है नीति निर्देशक कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका एक चीज़ और था, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। भारतीय समय प्रस्तावना का जो है फ्रेंड्स आपका विचार है, जो ढांचा है जो लिया गया है कहाँ से, अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसका प्रस्तावना की भाषा रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। यहाँ देख लिया ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पर दिया हुआ प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र और राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का जो विभाजन है ऑस्ट्रेलिया से, तो सभी को याद रखना पड़ेगा। आगे फ्रेंड्स जर्मनी से क्या है फ्रेंड्स, तो आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी आपातकाल वाला जर्मनी से लिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए दे दिए, इसको आप लोग याद रखेगा। फिर इसके बाद कनाडा से जो क्वेश्चन अभी पूछा था, कनाडा से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ये हमेशा पूछा था। संविधान संशोधन कितना, 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी हर एक तरह से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा है, जीके जी सथा समंदर है, ठीक है।
चलिए आगे क्या फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गया। फिर आपका अभी बताए थे ट्रिक से फ्रेंड्स कि हमारा कर्तव्य कौन समझता है, तो रसिया समझता है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। अधिकार कौन जताता है, तो अमेरिका जताता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो 6 है। मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है, क्योंकि कर्तव्य हम लोग को ज़्यादा करना है, तो कर्तव्य की संख्या 11 है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन न हो, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पूछा आता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, कप से रहेगा, तो कप वाला खा लिए। देखिए राधा मोहन कप इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए। तो राधा मोहन जी क्या खेलते थे, पोलो खेलते थे। ठीक है, पोलो में कितना होता है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से, देखिए आप यहाँ से हाथ छाट सकते हैं कि पोलो में कितना खिलाते हैं। तो बॉल कितना करना है, 4। बास्केट कितना खेलना है, 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। खो खो खेलते समय, खो खो और बेसबॉल खेलते समय खो खो 9। खो खो और बेसबॉल में कितना, 9 खिलाड़ी। याद हुआ। वाटर पोलो में कितना, वाटर का पीएच मान 7 होता है, 7 खिलाड़ी। देखिए याद हो रहा है। बास्केट कितना खेलना है, 5 खरीदना है। इस तरह सब याद रहता है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है। पोलो में कितना, 4 खिलाड़ी। हॉकी में 11 होता है। फुटबॉल में 11 होता है। पोलो में कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए इस तरह से पढ़ने का तरीका होता है। तो ये मैं आपको एक नमूना बता रहा था फ्रेंड्स, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पुनः एक बार जो भी सभी स्टूडेंट को बोलेंगे जो क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आप इतना नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मात्र 150 रुपये। मॉर्निंग के टाइम में 100-150 प्रत्येक दिन आपको जीके जीएस दे दिया रहा है पीडीएफ के रूप में। और रात में 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी ऑनलाइन टेस्ट में अभी से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और टफ करेंगे फ्रेंड्स। और सभी ऑनलाइन टेस्ट आप लोग रोज दीजिए, प्रत्येक दिन सभी टेस्ट को देते रहिए। मान लीजिए 60 क्वेश्चन है तो 60 में 60 आपका सही होना चाहिए। अगर 60 में 60 सही नहीं होता है फ्रेंड्स तो दिक्कत है। तो बार बार देते रहिए क्वेश्चन, तो वहाँ पर लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देते रहिएगा। और क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए फ्रेंड्स ये नंबर है, तो वीडियो को पॉज कर लें। जो नया स्टूडेंट हैं वो अपना एक क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए नंबर पर 9234534877 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे प्रोसेस है फ्रेंड्स, फ़ोनपे से आपको पेमेंट करना है, उसमें जोड़ दिएगा। और जो नया स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जितने भी अभी आपका पीडीएफ छूटा है, जैसे मतलब 12 या 1300 क्वेश्चन दिए हैं, सभी का पीडीएफ दे दिया जाएगा, सभी का लिंक दे दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जुड़े हुए स्टूडेंट आप लोग भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि थोड़ा सा स्टूडेंट लोग जो आपका है साधारण परिवार के हैं, जो 150 रुपये उनका भी भला हो जाएगा। तो आप लोग जुड़वाइएगा जरूर, अपने सर्कल में जो भी हो तो उनको बोल करके आप लोग कोशिश करिए जुड़वाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो 9 बजे आपको पुनः टेस्ट आपको लिया जाएगा, पेड ग्रुप में इसका लिंक शेयर किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो जिस तरह से मैं बताएं उसी तरह से आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।